दोस्तों नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना तीसरा इस सीरीज का तीसरा वीडियो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भाषाओं का विकास। ठीक है, भारतीय और जितनी भी भाषाएं हैं उनका विकास हम देख रहे हैं। तो उस क्रम में यह तीसरा वीडियो शुरू हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अब अपना वीडियो। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? कल हमने देखा था कि प्राचीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी। आज हम देखेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक तक की जो भी आर्य भाषाएं हैं उन और जो बोलियां हैं हिंदी की प्रमुख बोलियां, उस पे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरी गुजारिश है कि आप कुछ प्रश्नों को देखिए, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होने जा रहा है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है एकदम। कैसे महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण कौन होता है? जो ज्ञान देता है नहीं, परीक्षा उपयोगी कौन है? परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से पूछे, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, वह सबसे उपयोगी होता है। तो आप देखेंगे इसमें प्रश्न देखेंगे। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को शुरू करूं, मेरी गुजारिश है कि आप इन प्रश्नों को सबसे पहले देखें। देखिए यह रेड कलर कर दिया गया है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि देखिए एक ही चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो यह जरूरी है। तो पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द इसमें तत्सम है? ठीक है, तो इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूं। तत्सम जब भी आए तो जहां जहां पे भी कोई आधा अक्षर लगा हो ना, जैसे जैसे एक छ शब्द जहां भी आया हुआ हो, वह क्या होता है? तत्सम होता है। छ जहां पे भी आया हो तत्सम होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स हैं तत्सम को पहचानने की ना। जहां पे कोई भी आधा अक्षर आया हुआ हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? ज्यादातर तत्सम होने की कोशिश होती है, मतलब रहती है। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद है, आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, अब इनके जवाब चाहूं तो मैं अभी दूं, लेकिन इस जब यह चैप्टर समाप्त होगा फिर से हम इसी पे आएंगे और आपको ले आएंगे कि देखिए कैसे उत्तर मिला कि नहीं ना। आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में सबसे पहले मिलता है? तो यह देखिए, और बघेली जो बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, तो यह चार प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इनके जवाब हमें मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। इसको पढ़ने के बाद किसी भी जो पाठ है, कोई भी पाठ है, उसकी सार्थकता कब है? उसकी सार्थकता तभी है जब उसमें आने वाले जो प्रश्न हैं, बनने वाले प्रश्न हैं, वो हमसे हल हो जाएं, तो वह चैप्टर क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है। तो हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कल से आगे। इस प्रश्नों को जहन में रखिएगा कि यह मिलेंगे, कहीं न कहीं तो मिलेंगे आपस में। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा टॉपिक है मध्यकालीन आर्य भाषा। आज का पहला टॉपिक, क्योंकि इससे पहले प्राचीन आर्य भाषाओं में लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत दोनों हो चुका है। ठीक है, और हम देखिए एक चीज होता है कि जो क ख ग आते हैं ना, कि जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं ना, इनको पहचानना क्यों जरूरी है? कि वैदिक काल में यह थे, फिर मध्य काल में कौन कौन से व्यंजन थे, कौन कौन से स्वर थे ना, यह सब पहचानना बहुत जरूरी है। इनको कंठस्थ प्रश्न के लिए तो उपयोगी है ही। पूछ सकता है कि कौन सी आर्य भाषा में कौन से स्वर और व्यंजन उपस्थित हैं, नहीं हैं, यह पूछा जा सकता है। दूसरा, यदि पहचानने के लिए दे, कोई पंक्ति पहचानने के लिए दे, उसमें से भी हम पहचान सकते हैं कि यह किस काल की, पाली की रचना है कि प्राकृत की रचना है कि लौकिक संस्कृत के समय की रचना है। ठीक है, तो यह पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? उनके स्वर व्यंजन को देख के ना। जैसे पाली में आप देखेंगे, अभी आगे आएगा वीडियो में, कि पाली जो है, पाली में एक चीज है कि देखिए ये है पाली की शब्दावलियां हैं, और पाली में क्या नहीं है? पाली में हमारा ये वाला स्वर नहीं है, ये वाला स्वर नहीं है ना, और स्र नहीं है, त्र नहीं है, और ज्ञ नहीं है ना, और यह छ नहीं है। इतनी चीजें नहीं हैं। ठीक है, पाली में।
तो अब हम क्या करेंगे, यह जब नहीं है तो यह यदि शब्द आए रहेंगे तो हम जान जाएंगे कि यह पाली की रचना नहीं है। इसलिए जरूरी है हमें यह जानना कि कौन से स्वर व्यंजन किस आर्य भाषा में उपस्थित हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जहां जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए वह ध्यान में, मतलब विषय आए उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा क्या है? तो पहला है पाली, प्रथम प्राकृत। असल में प्राकृत भाषा ही इसको बोला जाता रहा ना, तो पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। यह क्या है? बुद्ध के वचन। पाली का मतलब होता है बुद्ध वचन। ठीक है, पा रख नीति बुद्ध इति पाली ही होने से शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई पाली में। त्रिपिटक, अब देखिए बुद्ध ने क्या किया था, बुद्ध ने उस समय की जो सबसे लोकप्रिय भाषा थी उसी को अपनाया था ताकि उनका संदेश जन जन तक पहुंचे। ठीक है, संदेश की महत्ता इसमें नहीं है कि वह कितना गरिष्ठ है, कितना विद्वतापूर्ण है। ठीक है, संदेश जो भी देना चाह रहा है उसकी महत्ता इसमें है कि वह कितने लोगों तक पहुंचता है। तो इसीलिए यह देश भाषा पहली देश भाषा है। ठीक है, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसको याद रखिएगा ना। त्रिपिटक, उसके बाद महेंद्र कुमार वगैरह जो अशोक मौर्य के पुत्र थे, वह श्रीलंका लेके गए। ठीक है, वहां पे लंका नरेश ने इसका थेरवाद और त्रिपिटक का उपदेशों का संग्रह बद्ध हुआ था। ये सब आप जानते ही हैं, हिस्ट्री की बात है। उसके बाद सुत्त पिटक है। ठीक है, सुत्त पिटक में बहुत सारे निकाय हैं, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, उत्तर निकाय, यह सब चीजें आप देख भी सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इस वक्त से कोई ज्यादा प्रश्न आया नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि कौन सी रचना कहाँ की है। ठीक है, विनय पिटक है, उसके बाद सुत्त पिटक है ना। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। पाली त्रिपिटक। ठीक है, पाली जो है वह त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठ कथा साहित्य, मिलिंद पन्हों न दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यह पाली के ग्रंथ हैं। ठीक है, अट्ठ कथा, जो अट्ठ कथा है इसमें आचार्य बुद्ध देव बतलाए गए हैं इसके प्रणेता, जिनका समय 5वीं शताब्दी निश्चित है। बुद्ध देव कृत विशुद्धि मग्ग, ठीक है, विशुद्ध मार्ग न बौद्ध सिद्धांतों का कोष भी कहा जाता है। पाली के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित हैं ना, कच्चायन व्याकरण, मोगलायन व्याकरण और सद्नीति व्याकरण। देखिए, बुद्ध ग्रंथों पे जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया था वो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ठीक है, तो वहां से, और पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी उस पर किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था। तो वो सारे जो सार हैं उसको इस पुस्तक में शामिल किया गया है। ठीक है, कच्चायन व्याकरण ने 7वीं शती में रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। ठीक है, तो कच्चायन रचना है। कच्चायन व्याकरण को कच्चायन गंध और सुसंधि कप भी कहा जाता है। तो यह कभी भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, मोगलायन व्याकरण के रचयिता मोगलायन है, और मोगलायन श्रीलंका के अनुराधापुरम के थुपारा बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संघराज थे। संघराज मतलब संघ का जो प्रमुख होता है ना। सद्नीति व्याकरण, सद्नीति व्याकरण 1154 ईस्वी में रचित बर्मी भिक्षु अंगवंश, ठीक है, अग्ग वंश थे। और सद्नीति व्याकरण क्या था, 3 भाग इसके हैं ना, यह देखना है। और आगे देखिए, आगे है कि जो पाली है, ठीक है, वह कैसे कैसे मतलब इसका रूप परिवर्तन हुआ था यह हम देखेंगे। देखिए, विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की उत्पत्ति निम्न ढंग से बताई गई है, तो यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब इसमें देखेंगे आचार्य विधुशेखर, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो पंक्ति है, पंक्ति से फिर पानी बना, पानी से पट्टी बना, पट्टी से पल्ली बना, फिर पाली बन गया था। ठीक है, तो यह है ना। और मैक्स वालेशर ने कहा था पाटली पुत्र या पाली। ठीक है, धीरे धीरे यह पाटली पुत्र या पाली होने लगा। भिक्षु जगदीश कश्यप, ठीक है, जगदीश कश्यप ने क्या कहा था, पर्याय, पलियाय और पल्लियाय, फिर पाली बन गया कालांतर में। भंडारकर या वारकर नागर,
प्राकृत, पाटक, ना पाड़, पाटल, पाठल और फिर पाली बन गया। ठीक है। भिक्षु सिद्धार्थ ने कहा कि पाठ, पाठ से पाल, पाली और पाली बन गया। ठीक है। कौशाम्बी ने कहा कि पाल था फिर पाली हो गया। उदय नारायण तिवारी ने पाड़ी ली तो इसे पाड़ी बताया। तो यह सब अपने विद्वानों के मत हैं जिन्होंने कहा कि कैसे शब्द शुरू में क्या था और धीरे धीरे परिवर्तित होते होते क्या बन गया। ठीक है। तो शब्दों में परिवर्तन यह क्यों आ रहा था? क्योंकि ज्यादातर लिखित चीजें नहीं होती थी, इसलिए शब्दों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता चला जा रहा था। लेकिन क्या आज शब्दों में परिवर्तन आएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हर जगह लिखित रूप में है। हो सकता है उच्चारण में अंतर आए गांव वगैरह में। तो मानक हिंदी जो हमारी बनी है, खड़ी हिंदी बोली, वह क्योंकि अब सिखाई जाने लगी है और लोगों ने उसका मानक रूप याद कर लिया है, लिखा भी गया है, शब्दकोश भी है, तो जल्दी परिवर्तित अब नहीं होने वाला। ठीक है। नए शब्द हो सकता है परिवर्तित होते रहें। अब देखिए, पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने वर्णित किया कि पाली प्रदेश कहाँ का है। श्रीलंकाई बौद्ध तथा ना चाइल्डर्स यह बताते हैं कि मगध, ना यह पाली भाषा का प्रदेश जो है मगध है। वेस्ट घाट तथा स्टोनोकोनो उज्जैनी या विंध्य प्रदेश में है। ना ग्रियर्सन और राहुल शंकरित्यायन क्या मानते हैं कि मगध में बोली जाती थी। मगध मतलब इसका ओरिजिन था। ना ओल्डेनवर्ग, कलिंग, ग्रेट डेवियड यह भी कौशल को मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी मध्य प्रदेश की बोली इसको कहते हैं। देवेंद्रनाथ शर्मा मथुरा के आसपास का भूभाग जो था वहां से उत्पादित हुई थी। और उदय नारायण तिवारी ने क्या माना है कि मध्य प्रदेश की एक बोली थी पाली। ना तो इस प्रकार से इसको भी हम कंठस्थ रखेंगे, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा है पाली वर्ड की संगठित ध्वनियां हैं। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कात्यायन के अनुसार पाली की 41 ध्वनियां होती हैं तथा मंगलायन के अनुसार पाली में कुल 43 ध्वनियां होती हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी ध्वनियां होती हैं इसमें। ठीक है ना। तो देखिए ये है। उसके बाद है कि ये है कि सर्वसम्मति से पाली भाषा मध्य प्रदेश की भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। इसमें 41 हैं ध्वनियां ना, और कुछ लोगों ने 43 बोला था। कात्यायन के अनुसार पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। मोगलायन के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन। तो यह ध्यान रखना है। कुल मिला के पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया। ह्रस्व क्या है? अ, इ, उ, ए, ओ। ठीक है। ओ था, देखिए ओ पे ऐसे था। यह ओ ए वाला नहीं है जो संस्कृत में प्रयोग होता है और हिंदी में प्रयोग होता है। औ वैसे ही है। ठीक है। क वर्ग क ख ग घ अंग च छ ज ज च वर्ग ट वर्ग। ठीक है, यह भी था। और उसके बाद है ना त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह और ये वाला ल है। और अंग भी, अंग को यहाँ कहाँ शामिल किया जाता था? अंग को ये व्यंजन में शामिल किया जाता था। तो यह ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या नहीं है? एक बड़ा श नहीं है, एक श नहीं है, ठीक है, और छ नहीं है, संयुक्त व्यंजन त्र और ज्ञ नहीं है। ठीक है, यह सब चीजें नहीं है। और अह नहीं है। ठीक है, अह यह भी नहीं है। अंग है। और एक चीज और री नहीं है। तो जहां भी री की मात्रा दिखे और दूसरा री नहीं है, यह सब जहां दिखे जान जाइए कि वह पाली की रचना नहीं है। ठीक है, तो यह सब चीजें इसमें दिया गया है ना। आगे है पाली भाषा महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? अनुस्वार अंग पाली में स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली व्याकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है। मतलब निगहित इसको कहा जाता था, जो अंग है। ठीक है, और यह स्वतंत्र रूप से क्या है? व्यंजन है। व्यंजन में शामिल स्वतंत्र ध्वनि को रख लिया गया। और टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति संगीतात्मकता एवं बलात्मकता दोनों स्वराघात भी थी। ग्रियर्सन ने, भोलानाथ तिवारी ने पाली को बलात्मकता, स्वराघात यह सब शामिल किया था। ठीक है, पाली में लिंग, पाली में क्या है? 3 लिंग है, 3 वाच्य हैं और 2 वचन हैं ना, एक वचन और बहुवचन। जैसा कि आज हिंदी में आप देखते हैं प्रयोग मिलता है, पाली द्विवचन नहीं होता है।
पाली हलंत रहित है, कहीं भी हलंत दिखे, देखिए यह सब ना सिम्टम है, इसको याद रखना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे नंबर्स इसमें भी मिलते हैं कि कौन सी रचना पाली की है, प्राकृत की है, वह 2 लाइन दे देता है और समझना होता है। तो देखिए हलंत जिसमें आए ना, जैसे ना कर्मम, ठीक है, बालकम, तो जहां भी हलंत आए वह जान जाइए एक संस्कृत का है, पाली नहीं हो सकता है और हिंदी भी नहीं हो सकता है। हलंत रहित 6 कारक हैं इसमें, ठीक है, 8 लकार हैं, तो इसमें 8 लकार भी हैं, 6 कारक हैं ना। जैसा कि संस्कृत में कितने कारक चिन्ह थे, विभक्ति थे, 8 विभक्तियां थी। प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया प्राकृत की बात होने लगी, प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत को पाली ही, प्रथम प्राकृत को पाली बोला जाता था। तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार की जो पाली भाषा है मिलती थी, एक अभिलेखी प्राकृत, एक शिलालेखी प्राकृत ना। तो यह 2 प्रकार की थी। अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर होता है, आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, बताएंगे, ठीक है। प्राकृत जो द्वितीय प्राकृत थी ना, उसको प्राकृत बोला जाता है। प्रथम प्राकृत को पाली बोला जाता है और द्वितीय प्राकृत को प्राकृत बोला जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया। प्राकृत की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रचलित मत हैं ना। प्राकृत प्राचीन जनभाषा है, कहाँ है, जब संस्कृत विद्वान लोग बोल रहे थे, जैसे आज ज़्यादा जो विद्वान हो जाता है इंग्लिश बोलने लगता है या फिर खड़ी हिंदी बोलने लगता है, वैसे ही उस समय संस्कृत वगैरह थी और आम जन की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नामी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है, प्राक पूर्व कृतम प्राकृतः, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहली बनी हुई ना। प्राक मतलब क्या होता है, पहले की बनी हुई, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक आप याद कीजिए, पहले जो भाषा का मूल रूप से चली आ रही उसका नाम प्राकृत है। नामः प्रकृते आगतम प्राकृतम, नामी साधु ने व्याकरण अलंकार की टीका में लिखा है, प्राकृतिक सकलः जग जंतुनाम व्याकरणादि निर्हारात न संस्कार सहजो वचनम व्यापारः प्रकृति तत्र भव सेवा या प्रकृतियम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं के का व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृत कहते हैं, ठीक है। एकदम सहज थी, सबके द्वारा समझी जानी थी, तो यह सब लिखा है। वाक्पति राज गढ़ बहू ने लिखा है ना। तो देखिए यह उस समय की रचना है। णे पे आप कहीं ऐसी मात्रा लगे हुए देखेंगे तो वह भी जान जाएंगे कि यह प्राकृत है, ठीक है। अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है वहीं से निकलती है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्रकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्रकृत से ही निकलती हैं। तो कवि जानते हैं आज जो समस्त चीजें फैलाई गई हैं, कोई भी अतिशयोक्ति आप देखें तो जान जाइए कवि की कल्पना है, इसमें कोई चमत्कार जैसा नहीं है। तो यही है कि प्रकृत को उन्होंने बहुत महान बताया कि यहीं से सब शुरू होता है, यहीं सब खत्म हो जाता है ना। प्रकृति की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है ना, विद्वान यह है। प्रकृति संस्कृतम तत्र भव तत् आवागतम प्राकृतम, ठीक है। तो बहुत सारे विद्वान इसको मानेंगे कि संस्कृत से हुई है, ठीक है। अब देखते हैं आगे ना। प्रकृत और संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। हेमचंद्र ने कहा है, हेमचंद महत्वपूर्ण इंसान है। प्रकृति संस्कृत तत्र भव प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है, इससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत बोलते हैं। तो यह किसने कहा था, मार्कंडे ने कहा था, ठीक है। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि है, अर्थात प्रकृति की जननी संस्कृत है, ठीक है। प्राकृते संस्कृत्यास्तु विकृति है प्राकृति है मताः, अर्थात संस्कृति की विकृति प्राकृत है। तो यह किसने कहा था, लक्ष्मीधर ने। तो देखिए बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। तो अब आगे देखते हैं कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौण प्राकृत का विभाषा जो चर्चा की थी। मागधी गौण, मागधी जो मुख्य प्राकृत है मागधी है ना, अवजिंता है, प्राच्य है, सूरसेनी है, अर्धमागधी और बाहलीक, दक्षिणात्य, महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री भी क्या है, प्राकृत है ना।
और गौड़ विभाषा क्या है? शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचीरी, द्रविड़ी, उद्दरजा और वचनेरी। तो यह सब जो हैं यह गौड़ विभाषा 7 मुख्य माने हैं और यह सब इसकी एक तरह से उपजी हुई थी। प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम नाम वरुचि का आता है। तो यह देखिए, यह इम्पोर्टेंट है ना। प्राकृत का व्याकरण, पहला व्याकरण कौन है? वररुचि, 7वीं शताब्दी में आता है। इसके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है, जिसमें 12 परिच्छेद हैं। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं ना, 4 भेद बताए हैं। तो एक कौन सी है? महाराष्ट्री प्राकृत, पैचासी प्राकृत, मागधी प्राकृत और सरसौनी प्राकृत। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी है ना। और सारे प्रश्नों का हम बाद में देखेंगे। तो महाराष्ट्री, पैचासी, मागधी और सौरसैनी। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृतिक व्याकरण में प्राकृत भाषा को 3 और भेदों की चर्चा की है, जो निम्न है: आरसी, चूलिका पैचासी, अपभ्रंश। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि माना जाता है। तो ये देखिए क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हेमचंद्र को प्राकृत का क्या माना जाता है? पाणिनि। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की थी। हेमचंद्र की चूलिका पैचासी को आचार्य दांडी ने भूत भाषा कहा। ठीक है, भूत भाषा। अब भूत होते हैं कि नहीं, इस पे दार्शनिकों में तमाम मतभेद हैं। तो आप भी दार्शनिक हो सकते हैं मतभेद करके। खैर, आगे। महाराष्ट्री को प्राकृतिक व्याकरणों में आदर्श, परिनिष्ठित और मानक प्राकृत माना जाता है। तो महाराठी भाषा जो है ना, महाराष्ट्री, तो वहाँ की जो भाषा है जय महाराष्ट्र वाली ना, थोड़ा भाषा को लेके महाराष्ट्र के लोग थोड़ा सा ज्यादा ही सजग हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी भी ये प्राकृत से निकली हुई है। तो मतलब हिंदी क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है। और महाराष्ट्री जो है अभी अपनी प्राचीन अवस्था में ही है। ठीक है, और संस्कृति में जानते हैं प्राचीनता का अपना अलग महत्व है। तो महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरण में आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना, मध्य प्रदेश आदि आते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि देश भारत ही एक ऐसी डेमोक्रेसी है कि भारत राष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र है। ठीक है, डेमोक्रेसी की भारत पे जब भी बात की जाएगी ना, डेमोक्रेसी देखिए यहाँ पे हर एक कदम पे आपको दिखाई देगी कि एक भारत राष्ट्र है और भारत राष्ट्र के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम महाराष्ट्र है। जैसे मान लीजिए भारत का नाम महाराष्ट्र होता और एक प्रदेश का, तो अच्छा लगता। लेकिन खैर कोई नहीं, हम डेमोक्रेटिक राष्ट्र हैं। अच्छा लगने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। अच्छा लगना न लगना यह डेमोक्रेसी में ज्यादा मायने नहीं रखता है। ज्यादा मायने रखता है लोगों की स्वतंत्रता। तो डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का महान राष्ट्र की भाषा है। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना, मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए किया है। अवंती और वाहनी के ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा के अंतर्गत आती हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि मराठी प्राकृत सौरसैनी का ही विकसित रूप है। तो ये 5 स्टार वाला जान लीजिए आप, 5 स्टार है। ठीक है, आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ व्याकरण आदर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत बताया है। ठीक है, तो आचार्य दांडी का मत है। तो आचार्य दांडी जब भी आएंगे तो भाई इम्पोर्टेंट ही है। तो आचार्य दांडी के बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो इनका विषयांतर हो जाएगा। तो आचार्य दांडी हैं, उन्होंने कह दिया कि दांडी ने प्रसिद्ध काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत बताया है। महाराष्ट्र श्रया भाषा प्रकृतम प्राकृतम विदुहु साग्रह स्वक्ति रत्नानाम सेतु बंधादि यन्मयाम। तो
यह जो है ये याद रखिए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बताया है महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, राजा हाल कृत गाहा सतसई है, इसमें गाहा सतसई देखिए महाराष्ट्री में लिखी गई है। प्रवर सेन कृत रावण वहो, ठीक है, रावण वध सेतुबंध है। प्राकृत कृत गौड़ वो, ठीक है, गौड़ वध ना। और जय वल्लभ कृत वज्जलाग न हेमचंद कृत कुमार पाल चरित। तो यह सब जो हैं महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखे गए महान ग्रंथ हैं। अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा, देखिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का हो गया। जो 4 विभाजन हैं आपको देखेंगे, 4 विभाजन कौन कौन से थे। तो ना कहाँ गया, 1 मिनट, कहाँ खो गया। ठीक है, हम आगे सौरसैनी देखते हैं। 4 जो पहला महाराष्ट्री था, दूसरा सौरसैनी प्राकृत देखते हैं। सौरसैनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास बोली जाती थी। मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण सौरसैनी का बहुत आदर था। ठीक है, यह यो मध्य प्रदेश नम विवसितः सह कवि सर्वथा निष्णाः। ठीक है, डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ था। देखिए सबका अपना अपना मत है ना। कहा भी जाता है मूड़े मूड़े मतिर्भिन्ना। तो सौरसैनी प्राकृत का जो स्थान है वह मध्य प्रदेश का है। मध्य में भारत के कौन है, मध्य प्रदेश है। सौरसैनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा था सौरसैनम समाश्रित सह भाषा कार्य तो नाटके। विद्वानों ने सौरसैनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है, जो निम्नलिखित है। देखिए वर्र रुचि ने क्या कहा कि यह संस्कृत से निकली है। राम शर्मन ने कहा कि जो सौरसैनी है वह महाराष्ट्र से निकली है। ठीक है, पुरुषोत्तम ने कहा संस्कृत अथवा महाराष्ट्री। तो इन्होंने दोनों को मिला दिया। तो वर्रुचि ने सौरसैनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। तो देखिए वर्रुचि जो है इस मानते हैं संस्कृत से निकली है, और यह जो सौरसैनी है यह मूल प्राकृत है। जबकि और विद्वान देखेंगे आप तो महाराष्ट्री को मानते हैं। ज्यादातर लोग महाराष्ट्री जो मराठी भाषा है उसको प्राकृत मूल प्राकृत मानते हैं। पैसाची प्राकृत को पैसाचिकी, पैसाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूतासित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। सुन के ही डर लगने लग रहा है कि गांव में सब भूत प्रेत ही रहते हैं क्या ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में एक अलग से ही चैप्टर होगा। ठीक है, उसमें आप देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने 85 भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है। इसे दरद से प्रभावित बताया है। ठीक है, दरद से ना। लक्ष्मीधर ने प्रसिद्ध ग्रंथ खड़ भाषा चंद्रिका में राक्षस पिचास नीच पात्रों के लिए पैसासी भाषा का प्रयोग बताया है। ठीक है, तो देखिए यह भी है। मार्कंडे ने प्राकृत्य सर्वम में कैकय पैचासी, सौरसेन पैचासी, पांचजाल पैचासी, इन 3 प्रकार की पैचासी भाषाओं का तीनों देशों में नामकरण किया है। ठीक है, भूत पिचास ना, आप जानते ही होंगे भूत पिचास। तो भूत और पिचास होते हैं, उन्हीं की भाषा है, और गांव में सब भूत पिचास ही बसते हैं। मागधी प्राकृत मतलब इसके अनुसार, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इनके अनुसार देख नहीं रहे, गांव की भाषा को इन्होंने क्या कह दिया है कि भाई ये पैचासी है, भूत प्रेत की भाषा है, ग्रामीण भाषा है, जिसको आप लोग गंवारू भाषा बोलते हैं ना। भाषा का अपना महत्व होता है, कोई भी भाषा गंवारू नहीं होती। हाँ, आजकल आर्थिक स्थितियों के कारण, जैसे देखिए आप भोजपुरी जो है हिंदी की ही एक बोली है, लेकिन कोई भोजपुरी बोलते मिल जाए तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि अरे ये तो अनपढ़ ही होगा ना। जबकि और भाषाओं को बोलता हुआ आदमी क्या लगता है, कूल लगता है। तो इसका अंतर क्या है, बिहारी जो होते हैं थोड़ा गरीब होते हैं, तो आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव भाषा पे पड़ता है। आप अंग्रेजी को देख लीजिए ना, अंग्रेजी कितना सशक्त भाषा इसलिए है कि उसमें आर्थिक विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है। तो देखिए आगे है मागधी प्राकृत। मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडेय ने सौरसैनी से मागधी की उत्पत्ति बताई है ना। तो देखिए थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है इसको याद रखेंगे ना। तो किसने बताया था यह पूछ सकता है। मागधी प्राकृत मार्कंडेय ने कहा था, ठीक है, कि सौरसैनी से मागधी प्राकृत की शुरुआत हुई थी। मागधी के साकरी, चांडाली, साबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है ना। तो नाम देखिए, चांडाली, साकरी, साबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं मागधी के, ठीक है। तो देखिए आप, भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी ना। और देखिए, ठीक है, बुद्ध ने इस भाषा को क्यों अपनाया था? क्योंकि वो इन्हीं लोगों का कल्याण करना चाहते थे। उन्हें पता था कि लगता है संस्कृत वालों का कल्याण जल्दी नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने जो प्रचार था उन्होंने प्राकृत पाली भाषा में किया था, ठीक है। तो देखिए यह नौकरों की भाषा, अश्वपालों जो घोड़ा पालते हैं उनकी भाषा, यह सब थी। भरत मुनि ने कहा है ऐसा। अर्धमागधी प्राकृत के, अब देखिए तीसरा, इसमें 4 जो डिवीजन थे उसका तीसरा है अर्धमागधी प्राकृत। यह संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है कि यह मध्य देश न सूरसेन था मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कोसल की भाषा थी ना। तो अर्धमागधी वहां की भाषा थी। तो अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। कहाँ हुआ है? जैन साहित्य में अर्धमागधी, बौद्ध साहित्य में पाली प्राकृत, ठीक है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निहित है। तो अर्धमागधी याद रखेंगे, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा, आदि भाषा का नाम से नाम दिया है, ठीक है। देखिए अर्धमागधी को जिसको क्या बोला जाता है, कहाँ किसकी भाषा थी ना, ठीक है। तो इसको बताया है कोसल देश और मध्य देश के सूरसेन प्रदेश, इन सब में बोली जाती थी। 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध ग्रंथ निशित चूड़ी में अर्धमागधी मध्य देश के अर्थ की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा गया था, ठीक है। तो यह अर्धमागधी इसको क्यों बोला जाता है? तो निशित चूर्णी में अर्धमागधी को मध्य देश के अर्थ प्रदेश की भाषा निबंध होने के कारण अर्ध, तो देखिए यहाँ पे अर्ध प्रदेश जो था वहां पे बोला जाता था। अर्ध का मतलब यहाँ आधा नहीं है, ठीक है। अर्ध का मतलब आधा नहीं है, यह एक प्रदेश था, ठीक है। इसीलिए यहाँ जो बोली जाती थी उसको अर्धमागधी बोला जाने लगा, ठीक है ना, अर्धमागधी। तो डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री से संबोधित किया था। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था? साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया था। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा है, ठीक है। तो देखिए आगे आने वाले समय में अपभ्रंश काल को आदि काल में जब भाषा का अध्ययन करेंगे तो कोई लोग इसको, कोई इतिहासकार इसको संधि काल बोलेंगे ना। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत व्याकरण के शब्दों को भिन्न संस्कार युक्त और भ्रष्ट अशुद्ध प्रदेशों का भ्रंश की संज्ञा दी थी। देख रहे हैं ना, वाक्यपदीयम में क्या कहा था? व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों को संस्कृतच्युत, मतलब संस्कृत के रास्ते से जो हट चुका है, भ्रष्ट ना, जो भ्रष्ट हो चुका है, अशुद्ध ना, शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी थी। यह ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बिगड़ के बनी हुई है ना। व्याडी ने, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि दूध से जब दही बन जाता है बिगड़ के तो वह और भी लाभकारी हो जाता है, ठीक है। व्याडी की पुस्तक का नाम लक्षण श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। आगे देखिए, आगे है अनुपलब्ध है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि ने महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया था, ठीक है। तो देखिए यह जो
अब क्या ही कहा जाए, ठीक है। संस्कृत को महान बनाने वाले लोगों ने ना और भाषाओं को देखिए कितना नीचा दिखाया है। इस कारण से आज संस्कृत का हाल जो है आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है ना। कोई और भाषा है उसको इतने असहिष्णु हो गए हैं कि अपशब्द बोल रहे हैं कि यह भाषा तो अपशब्द वाली, जो अपशब्द बोलता है वही इस भाषा का प्रयोग करता है। भाषा का विकास आज देखिए सहिष्णु दृष्टि से होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखिए भाषा के दृष्टि से जो महाराष्ट्र में जो भी कांड हो रहे हैं और भाषा बोली वालों को भगाया जा रहा है ना, गलत माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब भगाया जा रहा है तो उसी भाषा का, हिंदी का ही प्रयोग करके उनको वहां से बोला जा रहा है कि मराठी बोलो। खैर, तो यह सब चीजें हैं, यह ध्यान रखिएगा ना। तो क्योंकि इतिहास क्या होता है, इतिहास इसीलिए बना है कि हम उससे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। अपभ्रंश को विभ्रंश भी कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने डॉक्टर उदयनाथ तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चाड ने अनेक प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो यह कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां आ जाए, उनकी कलम जहां चल जाए, वो थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपभ्रंश पहले कहा बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। भामह ने काव्य अलंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में किया है, ठीक है। आचार्य श्रीराम वाजपेयी ने अपभ्रंश को न भाषा कहा है, ठीक है। आचार्य दांडी ने काव्य शास्त्र में समस्त वांग्मय संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मिश्र इन चारों में विभक्त किया है। तो आचार्य दांडी ने यह सब है ही। अब देखिए यहाँ पे है, विभिन्न विद्वानों अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। नामी साधु ने उपनागर, आभीर, ग्राम में बताया है। मार्कंडे ने नागर, उपनागर, प्राचाड्य। याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तागरे ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। और नामवर सिंह, ठीक है, बहुत बड़े आलोचक, पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश जो है उन्होंने विभाजित किया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। उनके अनुसार, ठीक है, 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना एक जगह होता था, ठीक है। अपभ्रंश रहा होगा जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौसैनी प्राकृत के बाद सौसैनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि। यह सब विकास क्रम का एक नाम है। उदयनाथ तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों को वर्गीकरण किया था। इसमें देखिए क्या है, अ ई उ ए ओ ना, आ ई उ ए ओ है, 10 स्वर हैं और 30 व्यंजन हैं। और इस व्यंजन में भी क्या नहीं है, स, ठीक है, और ये वाला स और ना, स, छ, तर, ज्ञ नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा। अंगा भी नहीं है, न इया भी नहीं है, और इसमें न भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, न के पूर्वी। अब तो यह सब चीजें थी ना, तो यह ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीजें नहीं है। न नहीं है, अंगा नहीं है, इया नहीं है, और छत्र ज्ञ नहीं है, श नहीं है, और यह वाला भी स नहीं है, छ नहीं है, त्र नहीं है। कुल 30 व्यंजन, 10 स्वर याद रखिएगा अपभ्रंश में है। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, अपभ्रंश को उकार बोला जाता है, उकार बहुल भाषा बोला जाता है, मतलब इसमें ऊ की मात्रा आपको ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। पहुंचू कि नहीं ना, तो बहुत सारा यहाँ पे उकार की मात्रा रहेगी। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्वर के स्थान पर स्वतंत्र परसगों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन थे, एक वचन और बहुवचन, 2 लिंग थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना। संस्कृत में क्या था, विधि लिंग भी था, लेकिन यहाँ 2 ही है। अवहट अपभ्रंश का परिवर्ती या परिवर्तित रूप है। सुनीति चटर्जी ने अपभ्रंश को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच बड़ी कड़ी कहा था, अवहट को कहा था। अवहट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया था, ठीक है। तो यहां तक हमारा खत्म होता है मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक जो है आर्य भाषाओं के विकास के साथ, उनका विकास देखेंगे। और अब आप पहले पे आइए, पहले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है,
कि पहला प्रश्न क्या था, हम लोग प्रश्न देखा था। तो देखिए निम्नलिखित में कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो देखिए अब यह आधुनिकता का है तो कल इसका जवाब मिलेगा। फिलहाल देखिए जो अरबी है वह शामिल नहीं है, संस्कृत भी आर्य भाषा है, अंग्रेजी भी और यह भी ना इंडो आर्यन, तो इसमें सब है। भारत के रूप में भाषा के रूप में अवधी का प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो देखिए किस रचना में मिलता है बताइए ना। और बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो देखिए अर्धमागधी से हुई है। अभी कल बोली आएगा, अभी आज आया नहीं है, तो कल इसका जवाब आप देने के योग्य हो पाएंगे। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं छोड़ जाता हूं आपको कल तक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं कल, जोश बरकरार रखिएगा। नमस्कार।